आज हमारे वीडियो का विषय है पर्यावरण की राजनीति यानी पॉलिटिक्स ऑफ एनवायरनमेंट। हम सभी लोग पर्यावरण से घिरे हुए हैं। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है परिधन आवरण, यानी जो चीज़ हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं, जो चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल एयर हमें घेरे हुए हैं, ज़मीन भूतल जिससे हम जुड़े हुए हैं, जल भी हमारे आसपास है ना। और तमाम तरह का जो शोर है, ध्वनियाँ हैं, वो भी हमें घेरे हुए हैं। तो आप देखें, इन्हीं को लेकर तमाम तरह का जो पॉल्यूशन है वो बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग डे बाय डे बहुत बढ़ रही है। तो इन दैट केस आप देखें कि इस समय वी ऑल आर फेसिंग एनवायरनमेंट क्राइसिस। हम लोग क्या है, पर्यावरणीय संकट को झेल रहे हैं। अगर मनुष्य अलर्ट नहीं हुआ तो जाहिर है कि कालिदास जी की तरह, जिस तरह कालिदास जी जिस डाल पर बैठे हुए थे उसी को काट रहे थे, जस्ट लाइक दैट ये काली खोपड़ी वाला इंसान एक दिन सबसे ज़्यादा इस सृष्टि को समाप्त करने का कारक बनेगा। तो हम आप देखें कि पर्यावरण का क्षय या ह्रास इस समय एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, और इसको लेकर इसके लिए कौन सी चीज़ें जिम्मेदार हैं। जनसंख्या विस्फोट, पिछले दशकों में जिस तेज़ी से जनसंख्या बढ़ी है, नगरीकरण, जल प्रदूषण, धुआं, फैक्ट्री से निकलने वाला शोरगुल, रासायनिक प्रवाह, फैक्ट्री से निकलने वाला जो केमिकल्स हैं वो जिस तरह नदियों में गिराए जा रहे हैं, तो आप देखें रासायनिक प्रवाह, और इसके अलावा विज्ञान और तकनीक का अप्रत्याशित प्रवाह, ये तमाम चीज़ें हैं जो जिम्मेदार हैं। तो आज हम लोग पर्यावरण की राजनीति पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे, और इसमें खासकर एमसीक्यू की भी चर्चा होगी। तो पहला प्रश्न ये था कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा कौन सी गैस जिम्मेदार है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है बहुत तेज़ी के साथ, इसके लिए जो पृथ्वी का ताप डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन सी गैस है। तो हालांकि आप देखें कि कार्बन का प्रतिशत वातावरण में बढ़ रहा है, और कार्बन में सबसे ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ईथेन, मीथेन है ना, इनमें सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। तो आंसर में लिख लें कार्बन डाइऑक्साइड, और सेकंड प्लेस पर कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ये धुएं में पाई जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड इंसान से लेकर और इवन जो है फैक्ट्री जो ऑटोमोबाइल्स हैं, इन सब से जो धुआं है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है। अगला प्रश्न ये है कि संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए किस एजेंसी का गठन किया। संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए किस संगठन का गठन किया है, या कौन सा संगठन है जो पर्यावरण की सुरक्षा हेतु कार्य करता है। तो इसका नाम है यूएनईपी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ एक्शन, ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ एक्शन फॉर द प्रोटेक्शन
of marine protection of marine environment from the land based activities. लैंड बेस्ड एक्टिविटीज़, इसका अनुवाद नोट करें कि धरती आधारित गतिविधियों से, इसके आगे नोट करें धरती आधारित गतिविधियों से समुद्री पर्यावरण को बचाने के लिए, धरती आधारित गतिविधियों से समुद्री पर्यावरण को बचाने के लिए वैश्विक कार्य योजना संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा कब स्वीकृत की गई? कब स्वीकृत की गई? 1995 में, 1995 में, और इस पर 110 सरकारों ने अपनी स्वीकृति प्रदान की, है ना, 110 कंट्रीज। तो आप देखें जो विविध नदियाँ नाले हैं, नाले नदियों में गिर रहे हैं और नदियाँ अंत में जाकर समुद्र में विलुप्त हो रही हैं, और ये तमाम तरह का मलबा गंदगी ले जाकर समुद्र में गिरा रही हैं, जिससे समुद्र में और नदियों में जो जीव हैं वो संकट को फेस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आप लिखें कि ओजोन क्षय के लिए या ओजोन संकट के लिए कौन सी गैसें जिम्मेदार हैं? ओजोन संकट के लिए कौन सी गैसें जिम्मेदार हैं? तो उत्तर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यहाँ हमें एक बात याद रखना है कि ग्लोबल वार्मिंग में ज़्यादातर हम लोग ओजोन को लिख देते हैं, तो याद रखना कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए ओजोन जिम्मेदार नहीं है। ओजोन जो है, इससे जो अल्ट्रावायलेट रेज निकल रही हैं सूरज से, तो उसमें जो ओजोन की लेयर है वो एक अम्ब्रेला का काम कर रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये ओजोन लेयर है कहाँ पर? तो समताप मंडल के ठीक ऊपरी परत है ये, और ये 12 से 45 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। ये याद रखना कि जो ओजोन लेयर है वो धरती से 12 से 45 किलोमीटर के ऊपर ओजोन गैस, जिसका फार्मूला है O3, है ना, तो ये गैस की एक लेयर कुदरत ने, नेचर ने हमें दी है। और इस परत का काम ये है कि सूर्य से निकलने वाली जो अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें हैं, जो कि मनुष्य के लिए, अन्य जीवधारियों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं, तो ये जो ओजोन लेयर है वो इन्हें ब्रेक कर लेती है, सोख लेती है, और केवल उतनी ही रेज को आने देती है, पराबैंगनी किरणों को उतनी ही मात्रा में नीचे आने देती है, जिससे जीवधारियों को उससे नुकसान ना पहुंचे। लेकिन ये क्षोभ का विषय है कि इस समय ओजोन लेयर में होल हो रहा है, छेद हो रहा है, और ये ओजोन लेयर का छेद कहाँ पे हो रहा है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखना कि ये दक्षिणी ध्रुव है ना, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, ये दो ध्रुव जो पोल्स हैं,
इन पर सबसे ज़्यादा, जिसमें सबसे ज़्यादा दक्षिणी ध्रुव जो है ये यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, जो साउथ पोल है। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, चूँकि जस्ट साउथ पोल के से थोड़ा ऊपर हम बढ़ते हैं तो ऑस्ट्रेलिया स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया भी इस संकट, इस क्राइसिस का सामना कर रहा है। तो अब आप देखें, अब प्रश्न ये उठता है कि ओजोन लेयर, ओजोन परत के नुकसान के लिए कौन सी गैसें जिम्मेदार हैं? CFC जिम्मेदार है, क्लोरो यानी क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन। अब प्रश्न ये उठता है कि CFC का उत्पादन कहाँ से होता है, किन से होता है? हाँ सर, जो रेफ्रिजरेटर से जो गैसें निकलती हैं वो CFC उत्पादन करती है, AC से जो गैसें निकलती है वो भी CFC का उत्पादन करती है। ठीक है, AC, ठीक है, AC से निकल रही हैं, और आपका जो रेफ्रिजरेटर है उससे ये गैसेज तीनों निकल रही हैं, और इसके अलावा जो बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज हैं, है ना, उनसे भी निकल रही हैं। और एट प्रेजेंट टाइम तो यू नो दैट ज़्यादातर जो ऑटोमोबाइल्स हैं, जो खासकर 4 व्हीलर्स हैं, उनमें भी AC का इस्तेमाल हो रहा है, तो दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल, यानी जहाँ AC है तो उससे ये तीन गैसें निकलेंगी, CFC, है ना। तो पता ये लगा कि जितना हम आधुनिकता की ओर आगे बढ़ रहे हैं और जितना हम कृत्रिम एटमॉस्फेयर में रहने का प्रयास कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा हम प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं। जो नेचर ने एक हमें क्लाइमेट दिया है उसको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये संकट हमारे सामने आ रहा है। तो यू नो दैट अब प्रश्न ये है कि ओजोन क्षय को रोका कैसे जा सकता है। तो ओजोन क्षय को रोकने के लिए ये जो टेक्नोलॉजी है CFC वाली, इसका हमें विकल्प तलाशना होगा। रियो सम्मेलन में यू नो दैट जो 1992 में रियो डी जेनेरो में जो सम्मेलन हुआ, उसमें अमेरिका ने कहा कि हमें इस टेक्नोलॉजी को हस्तांतरित करने के लिए 50 साल का समय चाहिए। आफ्टर ऑल हम देख रहे हैं कि तेज़ी से इसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है, बट अभी पूरी तरह से हम उस तरह की टेक्नोलॉजी विकसित नहीं कर सके। एक प्रश्न ये है, प्रश्न नोट करें कि पृथ्वी का सुरक्षात्मक ओजोन आवरण निकट भविष्य में कब तक ठीक होना शुरू हो जाएगा? ओजोन आवरण निकट भविष्य में कब तक ठीक होना शुरू हो जाएगा? – 2050 तक, 2050 तक। लिखें, ओजोन परत के बचाव हेतु UNEP ने वियना कन्वेंशन में ओजोन परत के बचाव हेतु UNEP ने वियना कन्वेंशन 1985 में इस प्रस्ताव को रखा, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 द्वारा और संशोधित एवं परिमार्जित किया गया, और संशोधित और परिमार्जित किया गया। नेक्स्ट है कि विकासशील देशों को कब तक CFC का उत्पादन बंद करना था? विकासशील देशों को कब तक CFC का
उत्पादन बंद करना था, तो 2010 तक अब हम आप देख रहे हैं कि पर्यावरणीय संकट को फेस करने के लिए, और अगर हम चाहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को हम रोक सकें, तो जाहिर है कि जहां हमें जो आपके फोर व्हीलर्स वगैरह हैं, ऑटोमोबाइल्स, फैक्ट्रीज़, इनके रेशियो को घटाना होगा। लेकिन ये घटने वाला नहीं है। जैसा हम लोग देख रहे हैं कि डे बाई डे हज़ारों और लाखों की तादाद में जो है ऑटोमोबाइल्स यानी कारें, टू व्हीलर्स, ये सब निकल रही हैं। तो फिर विकल्प क्या है? तो सबसे मजबूत विकल्प ये है कि हम जंगलों को बढ़ाएं, पेड़ पौधों को बढ़ाएं। लेकिन यहाँ भी हम देख रहे हैं, और संतुलित एक अच्छे पर्यावरण के लिए ज़रूरी है कि पूरी पृथ्वी पर 25% लैंड पर जंगल होने चाहिए। लेकिन एक खेद का विषय है कि जंगलों को भी जो जंगल माफिया है, वन माफिया है, वो तेज़ी से काट रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं सरकारों की भी मिलीभगत रहती है, कमीशनखोरी एट्सेट्रा। तो आप देखें, कहने के लिए हमारी सरकार कहती है कि हमारे देश में 19% लैंड पर जंगल हैं, लेकिन ये केवल कागजी रिपोर्ट है। वस्तु स्थिति यह है कि 14 से 15% हार्डली जो है वो जंगलों का रेशियो होगा। और जंगल जिस तेज़ी से कट रहे हैं, उस तेज़ी से हम जंगलों को रोपित नहीं कर पा रहे हैं पुनः। अगला आप लिखें, किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने वनों को लेकर एक फोरम की स्थापना की थी? एक फोरम की स्थापना की सिफारिश की थी। तो वर्ष 2000 में वर्ष 2000 में फोरम माने आप प्लेटफॉर्म, है ना, जहाँ पर वी कैन डिस्कस। फोरम यानी यूएनओ के प्लेटफॉर्म में एक फोरम बनाया गया, एक ऑर्गेनाइजेशन गठित किया गया। अगला आप देखें कि मरुस्थलीकरण। आप देखें कि जब जंगलों की कटाई तेज़ी से हो रही है तो पर्यावरण असंतुलित हुआ है, और उसकी वजह से हम आप देखें कि मरुस्थल और ऊषर लैंड बढ़ रही है बहुत ज़्यादा। और अगर इसी तेज़ी से मरुस्थलीकरण बढ़ता रहा तो 25 करोड़ लोग बहुत जल्दी जो है, बल्कि 100 देशों में 1 अरब लोग जो है उनकी आजीविका का खतरा सामने आ जाएगा, है ना, क्योंकि आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। तो हम आप लिखें कि मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संघर्ष संबंधी कन्वेंशन मीटिंग और सेमिनार में कितने देश शामिल हुए थे? तो इसमें 172 देशों ने प्रतिभागिता की। नेक्स्ट है, रियो सम्मेलन कब हुआ? इस पर क्वेश्चन जरूर आएगा। रियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? रियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 3 से 14 जून 1992 को। 3 से 14 जून 1992 को ब्राज़ील की पुरानी राजधानी रियो डी जेनेरो में, ब्राज़ील की पुरानी राजधानी रियो डी जेनेरो में हुआ था।
इसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण के लिए, अगला क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण के लिए लैक-सैक्स सम्मेलन कब हुआ था? लैक-सैक्स सम्मेलन कब हुआ था? लैक-सैक्स सम्मेलन कब हुआ था? 1949 में। अगला प्रश्न, 1949 में हुआ था, ये लैक-सैक्स में हुआ था। नेक्स्ट आप देखें, मानवीय पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? मानवीय पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? तो 1972 में। इसका उत्तर लिखें, 1972 में हुआ। एजेंडा 21 का संबंध किस सम्मेलन से है? ये क्वेश्चन आएगा, सरल है। एजेंडा 21 का संबंध किस सम्मेलन से है? तो इसका उत्तर नोट करें, रियो पृथ्वी सम्मेलन से है। एक अन्य प्रश्न बनाया जा सकता है कि एजेंडा 21 है क्या? एजेंडा 21 क्या है? नोट करें, एजेंडा 21 एक 800 पृष्ठीय दस्तावेज है। एक 800 पृष्ठीय, इसमें 800 पेजेज हैं, 800 पृष्ठीय दस्तावेज है, जिसमें संतुलित विकास के उपायों को रेखांकित किया गया है। जिसमें संतुलित विकास के उपायों को रेखांकित किया गया है। एजेंडा 21 में कितने अध्याय हैं? अगला प्रश्न है, एजेंडा 21 में कितने अध्याय हैं? एजेंडा 21 में 40 अध्याय हैं, 40। लिखें, एजेंडा 21 के अनुसार, एजेंडा 21 के अनुसार तीसरी दुनिया को मदद हेतु, तीसरी दुनिया को मदद हेतु प्रतिवर्ष कितना खर्च अनुमानित किया गया था? प्रतिवर्ष कितना खर्च अनुमानित किया गया था? तो 350 खरब पाउंड प्रतिवर्ष, 350 खरब पाउंड प्रतिवर्ष। तो यहाँ अंडरलाइन करें, ये तीसरी दुनिया की बात हो रही है। तो याद रखें कि जब हम तीसरी दुनिया की बात करते हैं तो हमें ये स्पष्ट होना चाहिए कि पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, ये कौन सी हैं। तीसरी दुनिया में हमें याद रखना है कि विकासशील, अर्धविकसित, निर्धन राष्ट्र, ये तीसरी दुनिया के अंग हैं। पहली दुनिया में अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के पूंजीवादी राष्ट्र आते हैं। लिख लें आप, पहली दुनिया में कौन है? पहली दुनिया में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान और पश्चिमी यूरोप के विकसित राष्ट्र आते हैं।
विकसित राष्ट्र आते हैं। फिर प्रश्न है कि दूसरी दुनिया में कौन से देश आते हैं, या दूसरी दुनिया किसे कहा जाता है? तो दूसरी दुनिया में साम्यवादी देश, जैसे पूर्व सोवियत संघ था, पूर्वी यूरोप के साम्यवादी राष्ट्र थे, चाइना है, ये दूसरी दुनिया में के राष्ट्र कहलाते हैं। नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग को स्थायी क्षति पहुंचाता है। प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग को स्थायी क्षति पहुंचाता है। ग्लोबल वार्मिंग स्थायी क्षति पहुंचाता है किन चीज़ों को? ग्लोबल वार्मिंग स्थायी क्षति पहुंचाता है, किनको पहुंचाता है? तो आप आंसर नोट करें। पृथ्वी के ऊर्जा संसाधनों को, विकल्प ए है पृथ्वी के ऊर्जा संसाधनों को, बी है स्मारकों को, सी है ग्लेशियर्स को, यस। तो आप देखें, पृथ्वी के जो ऊर्जा संसाधन है वो प्रभावित होंगे। स्मारक हम देखते हैं कि हर 2-3 साल में हम ताजमहल को, है ना, बाकायदे लेपन करके और उसका बाकायदे एक तरह से पुनर्जीवन देते हैं उसे। तो जो स्मारक प्रभावित हो रहे हैं, और ग्लेशियर्स, अगर ग्लोबल वार्मिंग इसी गति से बढ़ती गई तो जो ग्लेशियर्स पर बर्फ़ जमा है वो पिघल करके अंटार्कटिका की सारी बर्फ़ पिघलेगी, वो समुद्रों में आएगी, और ऐसी कंडीशन में समुद्र के किनारे बसे हुए बहुत सारे देश और जो द्वीपों पर रहो स्थित देश हैं वो सब के सब जलमग्न हो जाएंगे, डूब जाएंगे। अगला आप देखें कि प्रकृति संरक्षण की चिंता किसकी है, यानी कौन लोग हैं जो प्रकृति संरक्षण की चिंता करते हैं। प्रकृति संरक्षण की चिंता किसकी है? विकल्प सरल है, नारीवादियों की, समाजवादियों की, या पर्यावरणविदों की। तो आंसर नोट करें, पर्यावरणविदों की चिंता है प्रकृति संरक्षण। नेक्स्ट है, पृथ्वी सम्मेलन किस पर विचार करते हैं? सरल सा प्रश्न है, पृथ्वी सम्मेलन किस पर विचार करते हैं? इसका उत्तर नोट करें, पर्यावरणीय समस्या पर विचार करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण योजना कब प्रारंभ की गई थी? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण योजना कब प्रारंभ की गई? – 1972 में। अच्छा, देखें 1972 के बाद ठीक 20 वर्ष बाद 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? एक घुमाकर क्वेश्चन पूछ दिया गया, कहाँ हुआ था? अभी लिखा है आप लोगों ने, 1992 में रियो डी जेनेरो में। हाँ, रियो सम्मेलन कहते हैं इसे, ठीक है, तो नोट कर लें। और अगर देश पूछ दिया जाए तो ब्राज़ील में, ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरो में। अगला है, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1992 में। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2004 किस देश में हुआ था? संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2004 किस देश में हुआ था? ये भारत में ही हुआ, आपके देश में,
हमारे देश में, भारत में हुआ था। जल सम्मेलन अंडरलाइन कर लें। अम्ल वर्षा इसलिए होती है क्योंकि वातावरण में मौजूद है। अम्ल वर्षा इसलिए होती है क्योंकि वातावरण में मौजूद है। या देखें, इस क्वेश्चन को इस तरह भी बहुत पूछा गया है कंपटीशन में कि अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है। तो यहाँ है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड या मरकरी पर्यावरण। तो सल्फर डाइऑक्साइड लिख लें। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की पर्यावरण में जो अधिकता है उसकी वजह से अम्लीय वर्षा होती है। तो आज हमारे इस MCQ पर्यावरण की राजनीति पर आधारित था। तो इसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का अभ्यास किया, साथ ही साथ कई बिंदुओं पर व्याख्यात्मक व्याख्यान भी हुआ। तो आफ्टर ऑल ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।